हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और मैं हर्ष शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ C++। तो लास्ट क्लास में हमने पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपना खत्म कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग से। फाइल हैंडलिंग आपका इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ टॉपिक है पहले के मुकाबले। क्लासेस सारा हमारा इजी चल रहा था, ठीक है। तो 30 मार्क्स हमने कर लिया है, अब आपका बाकी का 40 मार्क्स का रह रहा है। तो फाइल हैंडलिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो डेटा फाइल हैंडलिंग, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फाइल हैंडलिंग जो हम करने वाले हैं उसमें फाइल का मतलब क्या है। तो एक फाइल क्या होती है? फाइल इज अ बंच ऑफ बाइट्स स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। एग्जांपल डेटशीट डॉट पीडीएफ नाम की एक आपकी फाइल है। तो फाइल यही होती है जिसके अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हो। जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, कंप्यूटर का जो आपका सब्जेक्ट होता था उसमें क्वेश्चन आता था व्हाट इज डेटा, व्हाट इज फाइल। तो फाइल के अंदर डेटा स्टोर्ड होता है, और डेटा क्या होता है? हमारा कुछ भी इन्फॉर्मेशन, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो एक फाइल का एग्जांपल दिया हुआ है जैसे डेटशीट डॉट पीडीएफ। जैसे आपकी डेटशीट उसकी पीडीएफ फाइल है, फोन में हम खोलते हैं, लैपटॉप्स में हम खोलते हैं। तो फाइल जो होती है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगी, हम उसके ऊपर काम करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी स्टोरेज है? जो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसको अगर हम पावर ऑफ भी कर दें तो भी उसके अंदर जो डेटा है वो रहेगा। हमारी जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारी रैम होती है। रैम के अंदर सिर्फ जब तक डेटा है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर ऑफ करती रैम हमारी क्लियर हो जाती है। लेकिन हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क हमारी नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या है कि उसके अंदर जो डेटा डल गया वो डेटा अब ऑफ कर लो जब भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम नॉन वोलेटाइल यानी जो परमानेंट मेमोरी है हमारी, परमानेंट मेमोरी के अंदर उनके ऊपर वर्क करेंगे हम फाइल हैंडलिंग के अंदर। और एक स्ट्रीम की डेफिनेशन याद कर लो। स्ट्रीम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, यानी बहुत सारे बाइट्स की एक सीक्वेंस है, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी फाइल हो गई। अब फाइल के ऊपर हमें वर्क करना है, ठीक है। तो फाइल को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितने टाइप की फाइल होती हैं। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप की फाइल्स होती है आपकी, MP3, वीडियो, ऑडियो, MP4, AVI, ठीक है, PDF, TXT, आपकी एक्सेल फाइल की होती है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप है, लेकिन हमें सिर्फ दो टाइप्स पढ़ने हैं अभी। पहले आपका टेक्स्ट, आपका TXT वाला, और आपका बाइनरी .dat करके फाइल होती है। अगर आपने देखी हो, नहीं देखी तो आगे देखेंगे हम उसमें कैसे वर्क करते हैं। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? टेक्स्ट फाइल जो स्टोर करती है डेटा को, करेक्टर्स की फॉर्म में करती है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ करेक्टर होंगे, हमें और किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। और हर लाइन के एंड में एक EOL होगा। EOL क्या है? हमारा एंड ऑफ लाइन। ये एंड ऑफ लाइन क्या होता है? जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, अगर कोई भी स्ट्रिंग है हेलो नाम की, उसके लास्ट में हमने पढ़ा था ये 0 से स्टार्ट होता है। उसके लास्ट जो इंडेक्स नंबर होता है उसके ऊपर एक एस्केप सीक्वेंस होता है हमारा \0। तो ऐसे किसी भी लाइन के एंड में एक EOL होता है, एंड ऑफ लाइन, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर लाइन एंड हो गई है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो और टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ इंटरनल ट्रांसलेशंस होती हैं, जैसे कि जो करेक्टर उसमें दिख रहा है वो एज इट इज तो स्टोर होगा नहीं। कंप्यूटर हमारा बाइनरी में बात करता है, तो बाइनरी से हमारे करेक्टर के बीच में कुछ ट्रांसलेशन कन्वर्जन हो रही होगी, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ कन्वर्जन होती है। लेकिन बाइनरी फाइल जो है, बाइनरी फाइल के अंदर वैसे ही डेटा स्टोर करा जाएगा जैसा हमारा मेमोरी के अंदर है, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी, जैसा था वैसे ही एज इट इज उठा के स्टोर कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? हमारा जो ट्रांसलेशन वाला टाइम है वो बच जाएगा। तो इसलिए जो टेक्स्ट फाइल होती है वो थोड़ी स्लो होती है बाइनरी फाइल्स के मुकाबले। तो बाइनरी फाइल इज मच फास्टर एंड ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड। और अब ये ऑलरेडी कंप्यूटर की लैंग्वेज में है, जैसी मेमोरी में थी वैसी है, तो इसको रीड करना प्रोग्राम के लिए और ईजी हो जाता है। अगर हम उसको ह्यूमन लैंग्वेज में लिखेंगे तो पहले प्रोग्राम को उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, ठीक है। उसको कभी हमने ह्यूमन लैंग्वेज में लाई नहीं थे, जैसी मेमोरी में था वैसे ही उठा के रख दिया, तो उसको रीड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। और बाइनरी फाइल्स जब तक हम रीड ना करें, हमारे लिए बाइनरी फाइल को रीड करना मुश्किल है, क्योंकि मेमोरी के अंदर वो ह्यूमन लैंग्वेज में स्टोर नहीं होता, वो हमारे लिए रीडेबल नहीं है वो, ठीक है। तो बाइनरी फाइल को हम नहीं पढ़ सकते। अगर हमें कुछ ऐसी फाइल चाहिए जिसको हम भी पढ़ें, जिसको हमें भी पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है आगे, तो हम टेक्स्ट फाइल बना लेंगे। थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन अब ये हमारा लॉस है बाइनरी और टेक्स्ट फाइल में, तो ये आपका डिफरेंस भी हो गया। तो अब फाइल के ऊपर काम करना है, तो हम फाइल को ओपन करेंगे। और फाइल को ओपन कैसे करते हैं? डबल क्लिक ऑन द फाइल, आपकी फाइल खुल जाएगी, सिंपल, ठीक है। मैं देखते हैं ओपनिंग फाइल यूजिंग प्रोग्राम। अब हम प्रोग्राम की मदद से किसी फाइल को खोलेंगे। नॉर्मली तो हमें फाइल खोलनी आती है, डबल क्लिक करना है बस, ठीक है। अब प्रोग्राम की मदद से किसी फाइल को कैसे खोलें? तो हमें फाइल खोलने के लिए कुछ नई लाइब्रेरी चाहिए, कुछ नई कमांड्स चाहिए जो फाइल के ऊपर काम करती हूँ। अभी तक हमने लूप्स पढ़ लिए, कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ ली, ठीक है। हमने मैथ्स का यूज़ पढ़ लिया, पावर, स्क्वायर रूट, ठीक है। अलग अलग हेडर फाइल पढ़ लिया। फाइल के लिए कोई स्पेशल हेडर फाइल होती है, ठीक है। फाइल के लिए कुछ अलग से लाइब्रेरी होती है, तो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी इसके अंदर। उस लाइब्रेरी का नाम है Fstream। Fstream क्या है? फाइल स्ट्रीम, ठीक है। और इसके दो बेटे हैं, एक आई स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। आई पुट होता है, आई हमारा इनपुट के लिए, और ऑफ होता है हमारा आउटपुट के लिए। तो ये Fstream के अंदर दोनों आ जाते हैं। अगर आप सिर्फ Fstream भी लिखते हो तो आपकी दोनों आ गई, तो दोनों की ज़रूरत नहीं है अलग से।
अगर आपको सिर्फ इनपुट चाहिए तो सिर्फ आई स्ट्रीम लिख दो, ओ स्ट्रीम नहीं आएगा आपका। तो फाइल ओपन करने के लिए हमने लाइब्रेरी लिया है। अब लाइब्रेरी लिया है, उस लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले फाइल को खोलेंगे, फिर उसके अंदर वर्क करेंगे। तो फाइल को खोलने के लिए हमें क्या करना है, उसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है हेडर फाइल के अंदर, हमारी जो एफस्ट्रीम हेडर फाइल है इसके अंदर एक फंक्शन होता है ओपन नाम का। वो ओपन क्या करेगा, वो फाइल को ओपन करने का काम आएगा, क्योंकि फाइल जो हेडर फाइल है उसके अंदर का ओपन है तो फाइल को ओपन ही करेगा। ठीक है, ये तो नाम से ही क्लियर है। लेकिन जो एफस्ट्रीम है ये एक क्लास का नाम है। ठीक है, एफस्ट्रीम एक क्लास का नाम है जो हम इंक्लूड करा रहे हैं fstream.h। उस हेडर फाइल के अंदर एक क्लास बनी हुई है एफस्ट्रीम नाम की। जैसे हमने क्लासेस बनाई थी वैसे एक थोड़ी हाई लेवल की, थोड़ी टेक्निकल, ज़्यादा थोड़ी टफ एक क्लास बनी हुई है एफस्ट्रीम नाम की, जो जिसका काम आपका सारा फाइल का है। वो क्लास नहीं पढ़नी है हमें, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा कि वो फाइल पर कैसे काम कर रहा है। तो एफस्ट्रीम नाम की क्लास है और उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन है ओपन नाम का, और वो ओपन नाम का मेंबर फंक्शन हमारी हेल्प करेगा फाइल को ओपन कराने के लिए। तो ओपन ये हमारा फंक्शन है। कैसे खोलेंगे हम इससे, इसके अंदर हम पैरामीटर डाल देंगे जो फाइल हमें खोलनी है। जैसे हमें datesheet.txt नाम की एक फाइल खोलनी है, तो उसको खोलने के लिए हमें क्या करना है, ओपन ब्रैकेट में हम उस फाइल का नाम लिख देंगे datesheet.txt। तो वो फाइल हमारी प्रोग्राम के अंदर अब ओपन हो गई। ठीक है, खुलने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी, बस अब वो खुल चुकी है, उसके आगे हमें खुद करना है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे क्या करना है। तो एफस्ट्रीम एक क्लास है, fstream.h फाइल से आती है जो, और ओपन इसका एक मेंबर फंक्शन है। ठीक है, इस तरह की ये क्लास हमें नहीं पढ़नी है, ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा। तो अब fstream.h के अंदर और भी ऑपरेशन है, जैसे एक ओपन फाइल का था ऐसे एक क्लोज का भी होता है। तो आपने एक फाइल खोल ली, उसके अंदर सारा काम, सारी कार्यस्तानी कर दी, अब उसके बाद उस फाइल को बंद भी तो करना है। अब जैसे अगर आप फाइल खोल खोल के छोड़ते जाओगे, अपने कंप्यूटर में फाइल खोल रहे हो, उसको यूज़ करने के बाद उसको कट ही नहीं कर रहे, तो एक टाइम पे फिलअप हो जाएगी मेमोरी। तो हमें वही करना है, जब हम फाइल खोलेंगे उसके बाद उसको क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने के लिए हमारे पास क्लोज नाम का मेंबर फंक्शन है सेम क्लास के अंदर। क्लोज कैसे होगा, आपको क्लोज फंक्शन को बुलाना है, जो फाइल खुली होगी उसको अपने आप ऑफ कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो क्लोज को हम कैसे बुलाएंगे। अब एफस्ट्रीम एक क्लास है, क्लास का एक मेंबर फंक्शन है क्लोज, जैसे ओपन एक मेंबर फंक्शन है ऐसे क्लोज एक मेंबर फंक्शन है। क्लास के मेंबर फंक्शन को कैसे बुलाते हैं, ऑब्जेक्ट से बुलाते हैं। तो एफस्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इन फंक्शंस को बुलाने के लिए। ठीक है, तो एफस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, एफस्ट्रीम और आगे कुछ भी नाम दे देंगे उसका, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम देखते हैं ऑपरेशंस होना फाइल, यानी हम एक फाइल के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे। यानी हमें फाइल खोलनी आ गई, हमें f.open से फाइल हमें क्लोज करनी आ गई। अब ओपन करने के बाद हमें उसके अंदर जो काम करना है वो हमें देखना है। तो उसमें हमारा पहला जो है वो है राइटिंग। राइटिंग मतलब हम फाइल के अंदर लिखेंगे। फाइल के अंदर लिखना इन द सेंस कि हमने फाइल खोली, अब उस फाइल के अंदर जो हमारा नोटपैड फाइल होती है, जैसे नोटपैड के अंदर कुछ लिखा, उसको सेव कर दिया, तो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी लिखा होगा वो आएगा। तो ऐसे ही हमें वो कुछ लिखना है उसके अंदर प्रोग्राम के थ्रू, यानी हमने प्रोग्राम को कुछ कमांड दी और जो प्रोग्राम को लिखवाना था वो उसने उस टेक्स्ट फाइल के अंदर जाके लिख दिया। तो ये हमें प्रोग्राम के थ्रू कराना है। तो ये हो गया हमारा राइटिंग इन अ फाइल। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फाइल को खोल लेंगे f.open, और उसके बाद अब जो हम उसके अंदर राइटिंग के लिए ऑपरेशंस करेंगे वो हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो राइटिंग इन अ फाइल, तो उसको सबसे पहले ओपन कर लिया। देन इंसर्शन स्ट्रीम ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम। इंसर्शन स्ट्रीम ऑपरेटर आपका वही है जो हम सी आउट के अंदर यूज़ करते हैं, आपका 2 एंगल ब्रैकेट्स वाला। ठीक है, तो इंसर्शन स्ट्रीम ऑपरेटर यूज़ करेंगे। पहले हमने एफस्ट्रीम क्या है हमारी, एफस्ट्रीम हमारी एक क्लास है। एफस्ट्रीम क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एफस्ट्रीम एफ, तो एफस्ट्रीम एफ बना दिया। f.open, इस एफ ऑब्जेक्ट का एक मेंबर फंक्शन है ओपन नाम का इस एफस्ट्रीम क्लास में। तो f.open मेंबर फंक्शन को ऐसे ही बुलाया जाता है। और हमने फाइल का नाम बता दिया datesheet.txt। तो इस फाइल के अंदर अब हमें लिखवाना है। तो ये फाइल अब ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो सी आउट की तरह हमने एंगल ब्रैकेट लगाए और जो भी हमें सेंटेंस लिखना है, अब बार बार नहीं बजाते थे, ठीक है, उसके अंदर लिख देंगे। और इससे क्या होगा, जो ये टेक्स्ट फाइल है इसको जब हम खोल के देखेंगे तो जो हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है वो हमें वहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, वो हम प्रॉब्लम आगे देखते हैं। जब भी हम कोई फाइल खोलते हैं, जब हम f.open यूज़ करते हैं, तो हमें उस ओपन के साथ हमें बताना पड़ता है कि वो हमने क्यों खोली है। ठीक है, हमें रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमने फाइल को क्यों खोला है। तो यहाँ पर हमने फाइल को क्यों खोला था, राइट करने के लिए। राइट मतलब उसके अंदर कुछ आउटपुट देना था, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम फाइल खोलते वक्त उसको बताएंगे कि ये जो फाइल है हम इसको आउटपुट के लिए खोल रहे हैं। तो फाइल जब हम ओपन करेंगे तो साइज में हम उसको आउटपुट मेंशन कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने कर रखा है। एफस्ट्रीम एफ ऑब्जेक्ट बनाया f.open datesheet.txt, datesheet हमारी फाइल है। किस रीजन से खोल रहे हैं, किस मोड में खोल रहे हैं, आउट मोड में, आउट यानी हमारा आउटपुट मोड में। तो हम इस फाइल के अंदर कुछ आउटपुट देंगे, इसलिए हम इस फाइल को खोल रहे हैं। तो हमने लिखा f और इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करके, अब और भी बता देते हैं एंड f नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस नोटपैड फाइल जो जैसी टेक्स्ट फाइल होती है नोटपैड की, उस फाइल के अंदर ये जो हमारे सेंटेंस है वो जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये मेंशन करना ज़रूरी है हमें कि हमने आउटपुट के लिए कराया। अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो हमारी फाइल ये वर्क नहीं करेगी। तो अब जब हमने ये प्रोग्राम रन करा, हमने इसके बाद अपनी फाइल को ओपन करा जाकर। जब हमने फाइल ओपन करी तो वहाँ पर हमें क्या दिखना चाहिए था,
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन दिखनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने फाइल ओपन करी तो हमें उसमें सिर्फ सेकंड लाइन दिखी, सिर्फ नहीं दिखा, फर्स्ट लाइन दिखी नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे प्रॉब्लम है मोड के अंदर, जो हमारा आउटपुट मोड होता है इसके अंदर कुछ फॉल्ट है। फॉल्ट नहीं है, इसका वो मेथड ही यही है, ठीक है। हम इसका जो अपग्रेडेशन है, अपग्रेड वर्जन है, वो हम देखेंगे क्या होता है। आउटपुट मोड क्या करता है, अगर आपने एक लाइन लिखी वो उसको लिख देगा, आप दूसरी लाइन लिखोगे तो वो उसको ओवरराइट कर देता है जाके, पहली वाली लाइन को हटा के फिर उसके ऊपर सेकंड लाइन लगाता है। तो इससे ओवरराइटिंग होने से हमारा जो पिछला डाटा था वो सारा चला जाता है। अब मान लो आपकी फाइल के अंदर बहुत सारी लाइन्स लिखी हुई थी, अब आपने क्या करा, कुछ नई लाइन उसके अंदर लिखने के लिए आउटपुट मोड में खोला फाइल को, कुछ नई लाइन लिख दी। अब वो नई लाइन इस सबको हटा के फिर वहाँ जाके स्टोर होगी, तो हमारा पुराना डेटा चला जाएगा, ओवरराइटिंग हो जाएगी। तो इस ओवरराइटिंग से बचने के लिए हमें एक न्यू मोड चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा आउटपुट मोड है, हमें एक न्यू मोड चाहिए जो हमारा होता है अपेंड मोड। तो यहाँ पर आपका बता रखा है कि डिलीट हो जाती है, ओवरराइटिंग हो जाती है, ठीक है, बता दिया। तो अपेंड मोड क्या करता है? अपेंड मोड, अपेंड का मतलब आपको समझ आ रहा है, नीचे से एक के बाद एक लगना। जैसे लाइन के अंदर होता है, एक लाइन है, दूसरा जना के अपेंड हो गया, अपेंड अपेंड मतलब एक के आगे एक के आगे एक के आगे जुड़ना, ठीक है। तो अपेंड मोड होता है। अपेंड मोड को हम APP से बताते हैं, जैसे आउटपुट मोड को आउट से बताते हैं, अपेंड मोड को APP से बताते हैं। तो एफस्ट्रीम एफ बनाया, f.open datesheet.txt, और यहाँ पर हमने मोड बता दिया iOS APP, यानी अपेंड मोड में हमें फाइल को खोलना है। अपेंड मोड से पहली लाइन लिखी जाएगी, और जब दूसरी लाइन जाएगी तो नहीं, अब बार मीडियम खाते थे, पहली लाइन तो चली गई एज इट इज, जब दूसरी लाइन जाएगी तो उसको ओवरराइट नहीं करेगी। दूसरी लाइन क्या होगी, उसके नीचे जाके अपेंड हो जाएगी। पहली लाइन भी आ गई, दूसरी लाइन इसके नीचे आ गई, अब कोई तीसरी लाइन लिखेंगे वो उसके नीचे आ जाएगी। तो ऐसे अपेंडिंग चलती रहेगी। तो यहाँ पर हमें मोड मेंशन करना जरूरी है। तो अगर हमें ओवरराइटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, हम ओवरराइटिंग को इग्नोर करके चल रहे हैं, तो हम आउट यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट मोड। लेकिन अगर हमें चाहिए कि ओवरराइटिंग ना हो, हमें और डेटा उसके अंदर बाद में ऐड करना पड़ सकता है, तो हम अपेंड मोड यूज़ करेंगे, APP। प्रोग्राम टाइम, तो कुछ प्रोग्राम देखते हैं। पहला प्रोग्राम बहुत सिंपल है, राइट अ प्रोग्राम टू राइट आई विल स्कोर 100 इन ए फाइल नेम goal.txt, यानी goal.txt नाम की फाइल के अंदर हमें आई विल स्कोर 100 लिखना है, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ और फिर देखते हैं हम इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हमारी fstream.h, और अगर हम एक बार fstream को इंक्लूड कर लेंगे तो उसके बाद हमें iostream को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा मेन फंक्शन void main, ठीक है। अब हम fstream का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो fstream का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया f। अब f से हम फाइल ओपन करेंगे हमारी goals.txt नाम की, ठीक है। और हमें किस काम के लिए खोलनी है फाइल, हमें इसके अंदर राइट करना है। राइट करने के लिए हमारा कौन सा मोड होता है, आउटपुट मोड या अपेंड मोड। आउटपुट से हमें यहाँ ओवरराइटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो आउटपुट में भी कर सकते हैं या फिर अपेंड में भी कर सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि हम अपेंड की आदत डाल के रखें, ठीक है। तो अपेंड मोड, फिर इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हुए आई विल स्कोर 100 एंड सेमीकोलन, और फाइल खोल ली है, फाइल के अंदर राइट कर लिया है, तो फाइल को क्लोज करना भी इंपॉर्टेंट है। तो फाइल को हम क्लोज भी कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया सिंपल। तो अब इस प्रोग्राम में जो goals.txt है, ये फाइल कहाँ पर होगी? ये फाइल हमारी वहीं होगी जहाँ पर हमारा C++ की लाइब्रेरी होगी, ठीक है। तो C++ में जो हमारा मेन होता है, बिन के अंदर होती है हमारे सारी की सारी फाइल, सारे के सारे प्रोग्राम, तो बिन के अंदर ही ये फाइल होगी, ठीक है। तो goals.txt नाम की वहाँ पर अगर एक फाइल है तो उसके अंदर आई विल स्कोर 100 जाके अपेंड हो जाएगा। अगर खाली फाइल है तो ये जाके सिर्फ रहेगा, अगर भरी हुई फाइल है तो उसमें लास्ट में जाके अपेंड हो जाएगा। लेकिन अगर goals.txt नाम की कोई फाइल ही नहीं है, तब क्या होगा? goals.txt नाम की मान लो बिन के अंदर कोई फाइल ही नहीं है, उस केस में क्या करेगा? एरर देगा, क्या होगा? उस केस में goals.txt नाम की फाइल बनाएगा खुद से और फिर उसके अंदर जाके लिख देगा, ठीक है। अगर फाइल है ऑलरेडी तो उसमें अपेंड हो गया, अगर फाइल ऑलरेडी नहीं थी तो पहले उस फाइल को बनाया और फिर उसके अंदर जाके राइट कर दिया। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया। अब हम एक बार देखते हैं दूसरा प्रोग्राम क्या है। सेकंड प्रोग्राम हमारे रखा है राइट अ प्रोग्राम टू गेट डेटा ऑफ 10 स्टूडेंट यूजिंग क्लास एंड राइट इट इन अ फाइल नेम data.txt। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्लासेस का यूज़ हो और उसके यूज से हमें 10 स्टूडेंट के डेटा लेकर उसे एक फाइल में स्टोर कराना है, ठीक है। तो खोलता हूँ मैं टेक्स्ट एडिटर। अब हमें एक क्लास बनानी है स्टूडेंट, तो क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट। तो एक क्लास स्टूडेंट बन गई। अब इसके अंदर कुछ प्राइवेट मेंबर्स होंगे, कुछ प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे, कुछ पब्लिक मेंबर होंगे। तो कुछ प्राइवेट बना लेता हूँ मैं। प्राइवेट जैसे हमारा हो गया स्टूडेंट का एड्रेस, क्यों कहाँ रहता है ये हमें लीक नहीं करना। प्रोटेक्टेड बना लेते हैं उसका रोल नंबर, ताकि कभी इनहेरिट करने की ज़रूरत पड़े तो इनहेरिट भी हो जाए इजीली से। और एक पब्लिक बना देते हैं जैसे उसका नेम, केयर नेम, जिसकी लिमिट सपोज 10 हो सकती है। अब हमारे कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे पब्लिक। पहला हम बना लेते हैं डेटा को
इनपुट कराने के लिए तो गेट डेटा बना लेते हैं एक। सो वाइड गेट डेटा, तो ये क्या करेगा, इस तरह के सारे डेटा को सी इन कराएंगे। तो हमें पता है सी इन में क्या प्रॉब्लम होती है, सी इन में स्पेसिस इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। ये सी इन की गलती नहीं है, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है ये हमारे इनकी गलती है। इसमें क्या होता है, स्पेसिस इसमें इंक्लूड होते ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गेट एस यूज़ करना पड़ेगा, गेट स्ट्रिंग। तो हम गेट स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे एड्रेस के लिए, लेकिन गेट स्ट्रिंग के लिए हमें क्या चाहिए, गेट स्ट्रिंग के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट दैट इज stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल आ गई। गेट एस एड्रेस, रोल नंबर में कोई स्पेस नहीं होती तो इसको हम सीन भी करा सकते हैं, और नेम के अंदर स्पेस होंगे तो हम उसको गेट एस करा लेंगे, ठीक है। ये हमारा गेट डेटा हो गया। एक हम शो डेटा बना लेते हैं कि अगर हमें इस डेटा को देखने की जरूरत पड़ेगी ठीक है कि नहीं, या फिर कौन सा डेटा है। तो एक शो डेटा नाम का फंक्शन बना लेते हैं जो बस इस डेटा को सी आउट करा कर हमें दिखा देगा कि क्या डेटा है। सी आउट नेम। तो हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, जो इस प्रोग्राम का जो हमारा प्राइमरी टारगेट ऑब्जेक्टिव था उसको पूरा करेगा। तो क्या करेगा, फाइल के अंदर राइट कराना है। तो इसका नाम लिख देते हैं, लेट्स सपोज राइट इन फाइल। सो राइट इन फाइल, ये हमारा एक फंक्शन है। ये क्या करेगा, ये उस फाइल को खोलेगा, ठीक है, जो हमारी फाइल का नाम था data.txt। data.txt को खोल के उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स के हमें डेटा को इनपुट कराना है। तो मैं data.txt नाम की फाइल ओपन करा लेता हूँ इससे। तो fstream का एक ऑब्जेक्ट fstream, कुछ भी बना सकते हैं, h बना लिया, p बना लिया। नाउ p डॉट ओपन, ये फाइल हमारी data.txt किस मोड में क्या करना है, हमें इसके अंदर डेटा डालना है। और कैसा डालना है, ओवरराइटिंग चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि 10 स्टूडेंट के डेटा आएंगे तो अपेंडिंग होनी है। अपेंडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ius अपेंड, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डेटा को राइट कराना है। कैसे राइट कराना है डेटा को, सो p एड्रेस। अब मान लो हमें जो डेटा है वो फॉर्मेटेड चाहिए, मतलब एड्रेस, या फिर हमें ऐसे चाहिए स्टूडेंट का नेम, फिर उसका रोल नंबर, फिर उसका एड्रेस। हमें अगर ऐसे डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं नेम। उसके बाद में वो थोड़ा सा गैप चाहिए। गैप कैसे आ सकता है, हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पढ़े थे हमारे, _t जो एक टैब का स्पेस छोड़ देता था। तो या तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं स्पेस नॉर्मली 4-5 स्पेस छोड़ के, या फिर हम _t यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है 5 स्पेस छूट जाएंगे। नेम के बाद हम चाहते हैं रोल नंबर आ जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छूट जाए, तो थोड़ा स्पेस छोड़ दिया। रोल नंबर के बाद हम चाहते हैं कि हमारा एड्रेस आ जाए, और उसके बाद एक न्यू लाइन आ जाए कि अगली जो आए, वैसे तो अपेंड ही होना है, नीचे ही आना है, फिर भी हम एक न्यू लाइन लगा देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन हो गया राइट इन फाइल नाम का। अब हम क्या करते हैं, हम इस स्टूडेंट क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमें 10 स्टूडेंट चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, S1 S2 S3 से लेकर S10 तक बना सकता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ़ वाला मेथड है। तो हम क्या करेंगे, हम स्पार्ट मेथड लगाएंगे और सीधा एक 10 साइज की एरे बना देंगे ऑब्जेक्ट्स की। अब एरे बन गई, उसके बाद मैं लूप लगाकर एक लूप लगा देता हूँ i = 0 से लेकर 10 तक, और जितनी बार ये चलेगा ये क्या करेगा, s ऑफ i उस ऑब्जेक्ट का, स्टार्टिंग में 0 चलेगा तो 0th ऑब्जेक्ट के लिए, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, 0th ऑब्जेक्ट में क्या करें, पहले गेट डेटा। तो हम इसको डेटा दे देंगे अपनी तरफ से। उस डेटा को लेने के बाद क्या करें, उस डेटा को फाइल में जाकर डाले। तो si डॉट राइट इन फाइल, ठीक है। और ये लूप चलते चलते हमारा 10 के 10 ऑब्जेक्ट के लिए कर लेगा। हम 10 डेटा डालेंगे और 10 फाइल में चले जाएंगे 10 के 10। और हमने एक चीज़ छोड़ दी यार, यहाँ पर हमने जो फाइल खोली थी, इस फाइल को क्लोज भी करा देंगे एट दैट टाइम, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम हो गया बेसिक सा 10 स्टूडेंट का डेटा डालना है। अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हम जो कुछ डेटा देंगे इसको, और जब हम data.txt नाम की फाइल खोलेंगे तो उसके अंदर ये जो हमने 10 के 10 डेटा डाले, ये हमें ऐसे ही फॉर्मेटेड मिलेंगे। इनके बीच में स्पेसिस भी होगा, नाम, फिर थोड़ा सा स्पेस रोल नंबर, थोड़ा सा स्पेस एड्रेस। तो हमने राइटिंग इन अ फाइल सीख लिया, ये भी बेसिक है। मेन जो राइटिंग आएगी कि क्लासेस के यूज़ से, यहाँ हमने बेसिक क्लास यूज़ करी है सिर्फ मेंबर फंक्शन बना के। जब हम आगे प्रॉपर यूज़ करेंगे बाइनरी फाइल्स के अंदर, जब मज़ा आएगा और ज़्यादा। तो ये 2 प्रोग्राम हमने कर लिए, आगे देखते हैं। अब ऑपरेशन ऑन अ फाइल हमने राइटिंग सीख लिया। दूसरा ऑपरेशन है हमारा रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल मतलब फाइल थी, ओपन करा, उसमें जो लिखा था वो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लिया है। कोई हमारी कोई टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर लाएंगे, ये हमारा रीडिंग फ्रॉम अ फाइल हो गया।
ठीक है। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल सिंपल है, जैसे हमने राइटिंग कैसे करी थी, सी आउट का ऑपरेटर यूज करके, इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर हम रीडिंग कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फाइल में से एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे उसको। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन सा है, जो सीन में यूज होता है, ठीक है। तो उस ऑपरेटर की हेल्प से हम डेटा को रीड करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे होगा वो। सबसे पहले हमें फाइल खोलनी है। फाइल खोलने के बाद हमें उसे बताना है कि हम किस रीजन से फाइल खोल रहे हैं, किस मोड में फाइल खोलेंगे। तो यहाँ पर हमें इनपुट कराना है फाइल के अंदर से, इनपुट कराना है, तो iOS in, यहाँ पर हमने इन बता दिया, iOS in ओपन कराकर, और फिर ये जो हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो हमारा सीन के अंदर यूज होगा, उसकी मदद से हम रीड करेंगे 1 वर्ड एट अ टाइम, ठीक है। तो देखते हैं कैसे वर्क करेगा। प्रोग्राम से ही देखते हैं डायरेक्ट। 2 फाइलें goals.txt और data.txt जो हमने अभी पहले बनाई थी, और उनका डिस्प्ले हमें दिखाना है, और साथ में EOF समझना है क्या होता है। तो हम टेक्स्ट एडिटर पर चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं तीनों चीज़ें क्या है। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल fstream.h, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन fstream का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स सपोज क्या बनाए इस बार, lol, ठीक है। lol हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें जिस फाइल में से रीड करना है उस फाइल को खोलना पड़ेगा। f.open हमारी data.txt, किस मोड में, इनपुट मोड में, क्योंकि हमें इसमें से पढ़ना है इस बार। इनपुट मोड में फाइल खोल ली। अब क्या करेंगे हम, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, कुछ इस तरह से यूज करेंगे। तो हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर तो लगा दिया। अब जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो एक्सट्रैक्ट करके लाएगा उस फाइल में से, उसको हम कहाँ स्टोर कराएं, उसको हम डायरेक्ट दिखा नहीं सकते, हम उसको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसमें से कैसे डेटा आ रहा है, उसमें से कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कैरेक्टर आ रहा है हमारा, स्ट्रिंग्स आ रही है, सेंटेंस ही तो है, कोई रिटर्न टेक्स्ट ही तो है। तो कैरेक्टर बनाना पड़ेगा हमें जिसके अंदर हम उसको स्टोर करेंगे। तो मैं कैरेक्टर बना लेता हूँ ch से क्या होगा, अगर मैं लिख देता हूँ ch, तो ये एक एक करके, ch का साइज कितना होता है 1 बाइट, तो एक एक बाइट यानी एक एक कैरेक्टर को उठा के इसके अंदर लाएगा। लेकिन जब उसको बार बार यूज़ करेंगे, तो मैंने लिखा lol ch, तो वो पहला कैरेक्टर उठा के ले आया। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ तो दूसरा कैरेक्टर ले आएगा, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ तो ये तीसरा कैरेक्टर ले आएगा, और ऐसे ये हमें एंड तक जाना पड़ेगा। तो एंड तक कैसे जाएं, अगर बहुत बड़ी फाइल है तो क्या करेंगे, उस केस में लूप चलाएंगे। ठीक है भाई, लूप चलाते हैं। मान लो हमें सिर्फ 10 चाहिए, हम चला देते हैं while int I is smaller than 10, और यहाँ पर हम i को ++ कराते जाएंगे, और i को 0 डिक्लेयर कर देते हैं कहीं पर। तो इसको int i यहाँ डिक्लेयर न कर ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं i = 0। तो इससे क्या होगा, 10 आ जाएंगे हमारे। लेकिन अब आगे उनका करना क्या है, उन्हें दिखाना भी तो, प्रिंट भी तो कराना है। तो यहाँ पर उनको साथ के साथ सी आउट भी कराते जाएंगे। तो हम इससे हमें पहले 10 मिल गए, हमारी पहले 10 कैरेक्टर मिल गए हमारी फाइल के। लेकिन अगर मान लो मेरी फाइल 1000 की थी, मेरे को एंड तक जाना था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको 1000 कर दूंगा तो 1000 तक आ जाएगा। अब मान लो मेरे को पता ही नहीं है मेरी फाइल कितनी बड़ी है, ठीक है, लेकिन मेरे को फिर भी एंड तक फाइल पढ़नी है। उस केस में मेरे को यूज़ करना पड़ेगा एक ऑलरेडी जो इसके अंदर फंक्शन होता है एंड ऑफ फाइल नाम का। जैसे हमारा एंड ऑफ लाइन था टेक्स्ट फाइल के अंदर, यानी हर लाइन के एंड में एक एंड ऑफ लाइन होता था, वैसे हमारा हर फाइल के एंड में जाकर एक एंड ऑफ फाइल होता है, EOF। तो EOF क्या होगा, मेरे को कब तक चलाना है ये लूप मेरे को जब तक चलाना है जब तक हमारी फाइल किस ऑब्जेक्ट में, लॉल के अंदर, लॉल का एंड ऑफ फाइल EOF, लॉल का एंड ऑफ फाइल EOF तक पहुंचना जाए हम। तो लॉल के EOF तक ना पहुंच जाए जब तक, नॉट lol.eof, यानी लॉल के एंड ऑफ फाइल तक जब तक नहीं पहुंच रहे। तो ये हमने लूप लगा दिया, तो इससे हमारी पूरी फाइल एक बार में रीड हो जाएगी। एक हमारा तरीका क्या होता है, अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर ch5, तो इससे क्या होगा, 5 से छोटे जितने भी वर्ड है वो एक एक बारी में उठा लेगा। मान लो उसके अंदर लिखा होता माई नेम इज हर्ष शर्मा, तो माई 5 से छोटा है उठा लिया, इज 5 से छोटा उठा लिया, हर्ष 5 से इसका उठा लिया, शर्मा 5 से बड़ा है तो इसको सिर्फ 5 तक उठाएगा, तो SHARM तक उठा पाएगा, A नहीं आ पाएगा। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 10, तो ये 10 वर्ड तक एक बारी में उठा सकता है, यानी 10 साइज के जो वर्ड्स हैं पूरे वर्ड। आपको पता है ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है ये सीधा स्पेस पे आकर फेल मारता है, तो स्पेस से पहले अगर 10 है तो 10 के 10 एक साथ आएगा, ठीक है। तो अगर हमें वर्ड चाहिए होते हैं एक एक करके, हमें एक एक वर्ड को पढ़ना होता है, तो उस केस में हम सीधा यहाँ पर साइज़ दे देते हैं 10, 12 जितना भी होता है, मैक्सिमम इतना ही होता है किसी वर्ड का साइज़। और अब यहाँ पर जो ये वाली लाइन है इससे वर्ड बाय वर्ड आएगा, ये वर्ड बाय वर्ड उठाएगा। पहले क्या कर रहा था, पहले CH का साइज कितना था 1, तो 1 बाय 1 उठा रहा था, 1 लेटर बाय 1 लेटर, 1 बाइट बाय 1 बाइट। अब साइज कितना हो गया 10, तो 10 बाय 10 उठा सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 फिर 10 की लिमिट है, स्पेस पे आती फेल हो जाना इसने। तो अगर 2 के बाद स्पेस आ गया तो 2 पे रुक के उसको ले आएगा, ठीक है। और अगर मान लो साइज 15 है और हमारा 10 है तो ये 10 तक आके उसको उठा के ले आएगा, स्पेस नहीं आया। और मान लो अगर साइज 5 है, 5 से बढ़ रहा था, 10 तक जाना था इसको, तो 5 से आगे, लेकिन 5 से आ गया तो स्पेस आ गया, स्पेस पे एलिमिनेट करके 5 को उठा कर ले आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लैला में लैला, ऐसी में लैला, ठीक है। ये हमारा मान लो टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ था, और हमने जो है अपना यहाँ पर साइज दे रखा है, इसको 10 ना देकर हमने दे रखा है 4। तो क्या होगा, ये कैसे रीड करेगा? ये सबसे पहले स्टार्टिंग करेगा, अब यहाँ पर एक स्पेस है, इसको भी हम हटा देते हैं। तो पहले वर्ड का साइज 5 है, ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट 4 तक की है, तो इसको सिर्फ 4 तक उठा पाएगा। उसके बाद ये इसको उठाएगा, ए को, पहले इन 4 को उठा लेगा क्योंकि 4 तक की लिमिट है इसकी, 4 लेटर उठा लिए। फिर यहाँ से 4 उठाना स्टार्ट करेगा, यहाँ से इसकी बारी आएगी, यहाँ से 4 उठाने चलेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेस पाते ही फेल हो जाएगा, तो फिर ए को उठाएगा। तो पहले इसने LAIL उठाया, फिर ए उठाया, अब स्पेस से आगे बढ़ा, अब 4 की लिमिट है, 3 उठा लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 से आगे बढ़ तो रहा होगा चौथे पे, लेकिन अगला क्या है, अगला स्पेस है, स्पेस पे आते ही फेल हो जाना इसने, स्पेस से फिर आगे बढ़ेगा, फिर से आएगा, लिमिट है 4 की, 4 तक जा रहा होगा, वो खत्म हो जाएगा, तो 4 आ गए। फिर लिमिट है 4 की, 4 तक जा रहा होगा, लेकिन पहले स्पेस आ गया, तो सिर्फ ए उठाएगा। फिर लिमिट है 4 की, 4 तक जाएगा, 4 तक परफेक्ट है, उठा लिया। फिर लिमिट है 4 की, 4 तक जा रहा होगा, लेकिन पहले स्पेस आ गया, तो उठा लेगा मेरे को। फिर लिमिट 4 की है, यहाँ तक जाएगा, उठा लेगा, फिर इसको। तो जैसे मैंने ये बताया, ये इन ऑर्डर में इनको उठाएगा, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ LAIL को इकट्ठा लाएगा, फिर ए को लाएगा, फिर पूरा मैं उठा लाएगा, फिर LIA को लाएगा, फिर ए को लाएगा, फिर SE को पूरा का पूरा उठा लाएगा, फिर मैं को पूरा उठा लाएगा, फिर LAIL तक लाएगा, फिर ए लाएगा। तो हमारा ऑर्डर था, तो ये मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा था, ठीक है। इसका आपका क्वेश्चन आता है डिक्शनरी का, तो उसके अंदर हमें पूरा का पूरा वर्ड लेना होता है। आपका इसका वॉवल का क्वेश्चन आता है कि आपके इसके अंदर आपकी एक पूरा का पूरा टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर कोई स्टोरी लिखी हुई है, उसके अंदर कितने वॉवल्स हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक एक वर्ड उठाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड एक स्टोरी के अंदर, मैक्स टू मैक्स 20 साइज से ऊपर का लेटर मेरे ख्याल से, 20 साइज से ऊपर का वर्ड मेरे ख्याल से होता भी नहीं होगा, तो 20 हमने मैक्सिमम साइज दे दिया। फिर 20 साइज से हम एक एक वर्ड उठाएंगे, एक वर्ड उठाया, उसको यहाँ पर लाके हमने CH के अंदर स्टोर करा दिया। अब फिर हम यहाँ पर CH के लिए एक लूप चला देंगे, CH को हम पूरा चेक करेंगे, पूरा चेक करने के लिए हम CH की लेंथ पता करनी पड़ेगी। CH की लेंथ कैसे पता करेंगे, STRLEN स्ट्रिंग लेंथ, उसके लिए हमें कौन सी हेडर फाइल चाहिए होगी, string.h। तो ये काफ़ी अभी देखो आपका मिक्स होता जाएगा, आपका स्ट्रिंग मिक्स हो गया, यहाँ पर लूप आ गया आपका वाइल, STRLEN तक जाएंगे। फिर उसके अंदर एक एक बार कंपैरिजन मारेंगे कि अगर AEIOU में से किसी के एक के भी उकल है तो वॉवल हो गया, तो हम एक काउंट ले लेंगे, C ले लेंगे, उसको 0 कर देंगे, जैसे कोई वॉवल आएगा उसको प्लस करा देंगे, ठीक है। फिर नया CH आएगा, फिर उस नई CH की लेंथ तक उसको रीड करेंगे, उसमें देखेंगे AEIOU में से कौन है, फिर उसका जितने होंगे उस हिसाब से काउंट को बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम्स आपके आते हैं वॉवल्स के, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे प्रोग्राम्स को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने data.txt फाइल तो देख ली, अब इसके बाद हमें goals.txt को भी देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो आपको पता चलेगा क्लोज का मेन यूज़ क्या है। अब मैं lol डॉट क्लोज कर देता हूँ, इस केस में क्या होगा, हमारी वाली फाइल क्लोज हो गई। अब हम नई फाइल खोल सकते हैं इसके अंदर, हम नई फाइल खोल लेते हैं अपनी goals.txt। तो यानी एक फाइल को खोलने से पहले मेरे को दूसरी फाइल को बंद करना पड़ेगा जो ऑलरेडी खुली हुई थी उसके अंदर। लेकिन मान लो अगर मेरे को एक साथ दो फाइल खोलनी है, तब मैं क्या करूँगा, उस केस में मेरे को ऑब्जेक्ट ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, मेरे को यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मान लो lol2, और फिर मेरे को उससे एक नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मेरे को एक ही ऑब्जेक्ट से फाइल ओपन करनी है तो पहले वाली फाइल को क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लो अभी एक को ही मान के चलते हैं, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, पहली फाइल क्लोज करा के दूसरी खोल ली। इसके बाद आप सिंपली कर सकते हो, अगेन हम एक वाइल लूप लाएंगे कहाँ तक, एंड ऑफ फाइल तक। तो मैं इसको उठा के ले आता हूँ एज इट इज़ यहाँ पर लाकर, और इसको फेंक देते हैं। और हमें आई की कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अब एंड ऑफ फाइल आ गया है जो एंड में जाकर अपने आप हमारा लूप को बंद करवा देगा। तो आई को यहाँ से भी हम हटा देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम हो गया बेसिक सा रीडिंग का, कि हम फाइल के अंदर जो लिखा हो उसको रीड कर लाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग और राइटिंग जो है टेक्स्ट फाइल के अंदर बहुत सिंपल है, आपने देखा सिर्फ जैसे सीन सी आउट होता है वैसे ही होते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर हमारा केस पलट जाता है। बाइनरी फाइल बहुत फास्ट होती है टेक्स्ट फाइल के मुकाबले, लेकिन उनका जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी टफ है इनके मुकाबले, ठीक है। तो हमने दोनों प्रोग्राम कर लिए, अब
आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ फंक्शंस, हमारे यहाँ पर 3 फंक्शन दे रखे हैं, गेट, गेट लाइन और पुट। तो आपका जैसे सी इन था, सी इन में एक दिक्कत थी कुछ कि वो स्पेस तक एलिमिनेट हो जाता था, तो उसके लिए हमने गेट्स बनाया था, गेट एस, गेट स्ट्रिंग। तो अब ऐसी जैसे गेट एस आपका एक फंक्शन था जो स्ट्रिंग को लेता था, वैसे आपका यहाँ पर भी 3 फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, गेट, पुट, सिर्फ गेट, पुट और आपका गेट लाइन। तो इन तीनों का काम होता है वो हम देखते हैं। जो गेट होता है, गेट क्या करता है, एक बारी में 1 बाइट ले आएगा, कहाँ से, फाइल से। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एफ स्ट्रीम एफ, एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ डॉट ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी, डेटा फाइल खोली, इनपुट और अपेंड। अब यहाँ पर ये दोनों मोड दे रखे हैं। दोनों मोड देने का मतलब क्या है कि ये इनपुट यानी हम इस फाइल के अंदर से इनपुट भी ले सकते हैं और iOS ऐप यानी इस फाइल के अंदर हम अपेंड भी करा सकते हैं। तो अगर हमें एक या फिर एक से ज़्यादा मोड में कराना हो तो यहाँ पर हम ये वाला सिंगल और वाला सिंबल यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एफ डॉट गेट सी एच, तो इससे क्या होगा, एफ डॉट गेट यानी जो एफ में जो फाइल है, एफ में कौन सी फाइल है, डेटा, डेटा डॉट टी एक्स टी, तो उसमें से ये एक करेक्टर लेगा, सिर्फ एक करेक्टर लेकर सी एच के अंदर डाल देगा, ठीक है। और अगर हमें पुट कराना है, उसके अंदर लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी आउट डॉट पुट, सी आउट डॉट पुट लिख सकते हो, एफ डॉट पुट लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एफ डॉट पुट ज़्यादा प्रेफर करना, एफ डॉट पुट ए, तो उस फाइल के अंदर ए आपका पुट हो जाएगा। तो आपका ये गेट और पुट है, लेकिन ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो आपका है अदर फॉर्म ऑफ गेट। तो गेट की हमने पहली फॉर्म देख ली, क्या है गेट की पहली फॉर्म है एफ डॉट गेट और ब्रैकेट के अंदर हम इसके वेरिएबल डाल देंगे, ठीक है। तो एफ के अंदर जो फाइल अटैच्ड है, एफ एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो फाइल है, ठीक है, मान लेते हैं उसके अंदर भी हमारी फाइल जो है वो डेटा डॉट टी एक्स टी पड़ी हुई है, उस फाइल के अंदर से हम गेट करेंगे और वो सी एच के अंदर डाल देंगे। गेट क्या करता है, एक बाइट लेकर फाइल में से, जो हमारी फाइल डेटा डॉट टी एक्स टी, उसमें से 1 बाइट लेकर सी एच के अंदर डाल देगा, ठीक है। अब गेट की कुछ अदर फॉर्म्स भी होती हैं। अब मान लीजिए हमें सिर्फ एक वर्ड करके नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा करके चाहिए, ठीक है, या फिर हमें कुछ लिमिट्स देनी है, तो गेट की अदर फॉर्म यहाँ पर हमें दे रखी है। सो गेट इज एन ओवरलोडेड फंक्शन, तो सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, तो ओवरलोडेड फंक्शन होता है गेट भी एक, तो सेम नाम में अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। गेट इज एन ओवरलोडेड फंक्शन, यानी गेट एक ओवरलोडेड फंक्शन है, यानी सेम नेम और अलग अलग पैरामीटर्स। तो पहला पैरामीटर क्या है, जस्ट एक सी एच, ठीक है। सी एच को हम बफर भी बोलते हैं, सी एच को नहीं, मतलब जिसके अंदर भी हम वैल्यू लाना चाह रहे हैं, जिससे भी हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, उसको हम बफर बोलते हैं, ठीक है। बफर या फिर सिर्फ बफ। तो अगर आपका कहीं बफ आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ आपका वो करेक्टर है जिसके अंदर वैल्यू जा रही है, या फिर वो करेक्टर या वो कोई भी आइडेंटिटी जिसके अंदर से वैल्यू आ रही है। तो गेट की पहली फॉर्म ये है। गेट की दूसरी फॉर्म क्या है, इसके अंदर कुछ अलग पैरामीटर्स होंगे। तो पहला तो बफ ही होता है हमारा, ठीक है। दूसरा पैरामीटर क्या होता है, दूसरा पैरामीटर आप देखो, गेट इज एन ओवरलोडेड फंक्शन। ओवरलोडेड गेट की देखो, पहला है कैर नेम, नेम या फिर बफ जिसके अंदर भी आपको वैल्यू स्टोर करानी है। नेक्स्ट होता है आपका इंट नम कैर डिलीमीटर। इंट नम, तो एक इंट नम और एक इसका तीसरी ओवरलोडेड फॉर्म है। पहले तो आपका बफ ही आएगा, इंट नम, और आपका आ जाएगा कैर डिलीमीटर, ठीक है। ये आपकी ओवरलोडेड फॉर्म है हमारे गेट की। तो गेट के हमारे 3 फॉर्म होते हैं, सिर्फ बफ डाल दो तो क्या होगा, एक करेक्टर जाकर सी एच में डाल जाएगा, बफ कॉमा इंट नम। अगर मैं नम में डाल देता हूँ 5, तो ये फाइल के अंदर जाकर, मान लो इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो 5 तक जाकर ये सारे के सारे उठाकर बफ के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो ये नम क्या है हमारा, ये एक तरह से आपकी लिमिट है या लास्ट वैल्यू है जहां तक ये उठाएगा वैल्यू उसको, ठीक है। फिर क्या होता है कैर डिलीमीटर। डिलीमीटर क्या होता है, डिलीमीटर आपका वो कैरेक्टर जब तक ये रीड करेगा। मान लो मैंने इसमें लिख दिया कि एस, कैर डिलीमीटर एस डाला, तो ये बफर के अंदर फाइल से उतने कैरेक्टर उठा कर डालेगा जब तक एस ना आ जाए। तो ये जब तक एस ना आ जाए जब तक उठा लेगा, तो इतने उठाकर बफर के अंदर डाल देगा। तो ये हमारा क्या डिलीमीटर होता है, ठीक है। डिलीमीटर हम नम के साथ देते हैं, तो हमारा नम था 5, या मान लो हमारा नम था 12 और हमारा डिलीमीटर था एस।
तो num 12 यानी 12 तक जाएगा ये 1 2 3 3 4 7 8 10 11 12, तो L तक पड़ेगा ये अगर हमारा num 12 है, और डिलीमीटर क्या है S तक। तो अगर पहले num रीच हो जाता है यानी पहले 12 आ गए तो वहाँ तक, पहले 12 नहीं आए पहले S आ गया तो S तक, ठीक है। तो जो पहले मिल जाएगा वहीं ये रुक जाएगा। तो इस केस में पहले S मिल जाएगा तो ये रुक जाएगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ डॉलर डॉलर डॉलर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉलर, तो इससे क्या होगा, या तो 12 या फिर जब तक डॉलर नहीं आता तो इसको रीड करना स्टार्ट करेगा। ये यहाँ तक 12 तक पहुँचा, 12 तक पहुँच गया, 12 तक जितना है यहाँ से L तक वो सारा उठा के बफ के अंदर स्टोर कर देगा, क्योंकि डॉलर पहले नहीं आया था। लेकिन अगर डॉलर कहीं पहले आ गया होता, मान लो यहाँ डॉलर था, तो फिर इसको रीड करता, गेट कर रहा है गेट कर रहा है गेट कर रहा है, पहले डॉलर आ गया, डॉलर तक की वैल्यू उठाई और उठाकर डाल दी हमारे बफ के अंदर। तो ये हमारे गेट की थर्ड फॉर्म होती है। अब हम इन दोनों फॉर्म को मर्ज कर देते हैं। कैसे करते हैं, हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर से स्क्वायर डिलीमीटर को हम बाय डिफॉल्ट \n लिख देते हैं। इससे क्या होता है, इसका नाम क्या है, फंक्शन का नाम है गेट। ये गेट वैल्यू करेगा। अब मान लो नम हमने डाल दिया 500 5000 10,000, तो क्या है 10,000 तक के उठा के डालेगा, ऐसा नहीं होगा। आपका एक डिफॉल्ट कैर लिमिटर भी होता है, डिलीमीटर होता है। मतलब कि क्या है, मान लेते हैं हमारी लाइन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ AGOG, नेक्स्ट लाइन में ठीक है, और मैं यहाँ पर गेट कराता हूँ। अब हमें ये फॉर्म समझ आ गई है, तो इस वाली फॉर्म को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब ये फॉर्म मर्ज हो गई है डिफॉल्ट के साथ। तो मान लेते हैं हमारा F से हमने फाइल खोली थी data.txt। अब मैं लिखता हूँ f डॉट गेट ब्रैकेट, अब बफ यानी किस करेक्टर के अंदर मेरे को इसे स्टोर कराना है, तो मैं करेक्टर बना लेता हूँ यहाँ पर, ये भी हटा देते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो करेक्टर मान लेते हैं 10 साइज का, मान लेते हैं कि उसके अंदर 10 साइज का कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दिया हमने करेक्टर, हमारा CH है तो CH इंट नम, यानी कितने नंबर तक जाकर वो रुक जाए। तो कोई भी हम वैल्यू दे देते हैं, लेट्स सपोज 50, और डिलीमीटर दे देते हैं हम कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, बफ हमारा CH यानी जो भी इससे गेट में से निकल के आएगा वो CH के अंदर जाएगा। 50 मतलब कि 50th तक जाकर ये रुक जाएगा। और डिलीमीटर इस केस में क्या है, \n, क्योंकि ये डिफॉल्ट है, कुछ नहीं दिया तो डिफॉल्ट यानी \n, यानी जब \n दिख जाएगा जब ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, CH 50 ये रीड करना स्टार्ट करेगा, 50 तक पहुंच जाए, 50 तक नहीं पहुंचा, लेकिन \n पे पहुंच गया ये, क्योंकि यहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट है तो ये \n होगा, यहाँ भी एक \n होगा, यहाँ भी एक \n होगा, ठीक है। न्यू लाइन है तो ये इसको रीड करता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 50 तो है नहीं, लेकिन \n आ गया जो डिफॉल्ट था, तो ये रुक जाएगा यहाँ पर। बाकी हम खुद अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं कुछ, जैसे कि मैंने दे दिया लेट्स सपोज I, कि जब तक I नहीं आता था जब तक ये गेट कराता रहे। तो अगेन 50 तक है I तक, तो यहाँ पर आके I मिल जाएगा, तो CH के अंदर ये हो जाएगा। तो CH हमारा क्या बन जाएगा इससे, माई, और यहाँ पर एक स्पेस भी, क्योंकि I पे रुकेगा ना करे तो ये स्पेस भी आएगा ये वाला यहाँ पर। तो ये हमारा CH के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये हमारा गेट का वर्किंग है। गेट की हमने 3 फॉर्म पढ़ी है, जिसमें एक हमारे डिफॉल्ट की है, तो 2 ही फॉर्म हो गई बेसिकली। तो गेट हमारा यूज़ होता है हमारी फाइल के अंदर से रीड करने के लिए, और उसको हम किसी भी कैरेक्टर के अंदर स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो हम इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से भी यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर, या फिर हम गेट से भी कर सकते हैं। अब गेट के अंदर हमारे पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, हमारे पास एक डिलीमीटर है और जहाँ तक हमें चाहिए उसका नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा गेट हो गया। अब गेट की तरह ही जैसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक कैर बनाया सेंटेंस नाम से, ठीक है, scene.get सेंटेंस 15 और आपका $। तो अब इसको scene.get या फिर
जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उससे आप कर सकते हो। तो एफ डॉट गेट करा सेंटेंस 15 और डॉलर, और नीचे ये हमारा है जो इनपुट 250 आई हैव $250 मिलियन। अगर आपका फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है तो क्या होगा, इस सेंटेंस के अंदर जो ये हमारा करेक्टर सेंटेंस है इसके अंदर कहाँ तक जाएगा, सेंटेंस 15 डॉलर, यानी या तो जब तक 15 ना हो जाए या फिर जब तक डॉलर ना आ जाए तो ये चलेगा। तो 15 से पहले डॉलर आ जाएगा तो आई हैव और एक स्पेस, बस इतना स्टोर होगा उसके अंदर। बाकी या तो 15 तक रीच करे या डॉलर रीच करे, तो डॉलर पहले रीच कर गया तो डॉलर तक चलेगा। ठीक है, तो गेट की तरह हमारा एक दूसरा फंक्शन होता है। तो गेट हमारा किस लिए था, या तो एक एक करके या फिर पूरी की पूरी लाइन गेट करने के लिए। ठीक है, तो गेट की तरह एक होता है हमारा गेट लाइन। ठीक है, ये हमने गेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं गेट लाइन क्या होता है। तो अब हम देखते हैं गेट लाइन क्या है। गेट लाइन भी हमारा गेट की तरह ही होता है, बस इसके अंदर कुछ फर्क है। इसका सिंटैक्स भी ये दे रखा है मेरा, कैर सेंटेंस इंटरम कैर डिलीमीटर। डिलीमीटर इसका भी वही होता है, डिफॉल्ट बैकस्लैशन। बस अंतर क्या होता है, जब गेट हमारा रीड करता है, मान लेते हैं हमारा सेंटेंस है आई हैव अ ह्यूज, कुछ भी बोल लो, पेनी। ठीक है, और इसके लास्ट में एक बैकस्लैशन हुआ अगर, क्योंकि अगर इसके बाद अगर एक नई लाइन चालू हो रही है, ठीक है, लाइक ठीक है, इसके बाद एक न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर एक बैकस्लैशन होगा, हमें पता है। तो अगर मैं इसको गेट से करूँगा और गेट लाइन से करूँगा तो क्या फ़र्क आएगा। मैं लिखता हूँ, अगर मान लेते हैं हमारी किसी फाइल डेटा के अंदर है, data.txt के अंदर, और उस data.txt को मैंने एक f ऑब्जेक्ट से ओपन कराया। किस मोड में ओपन करेंगे, इनपुट करा रहे हैं तो iOS इन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, f.get, एक हमने कैरेक्टर बना लिया ch 10 मान लो, चलो ठीक है, ch कॉमा कब तक, मान लेते हैं 70 तक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे डिलीमीटर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट डिलीमीटर होगा बैकस्लैशन, एक बैकस्लैशन यहाँ भी मान लेते हैं। तो हमारा ch के अंदर क्या स्टोर होगा आकर, हमारा ch के अंदर स्टोर होगा आकर आई हैव अ ह्यूज पेनी। ठीक है, ये हमारा ch के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ गेट लाइन से करूँ, सिंटैक्स दोनों का ही सेम है, ch 70 सेम लिखा मैंने, तो हमारा ch क्या होगा उस केस में, तब हमारा ch होगा आई हैव अ ह्यूज, सेम, बस जो बैकस्लैश एन था वो भी आ जाएगा यहाँ पर, बस इतना फर्क है। जो गेट होता है वो बैकस्लैश एन को भूल जाता है उस तक पहुँच के, लेकिन गेट लाइन होता है पूरी पूरी लाइन उठाता है, तो ये बैकस्लैश एन को भी उठा लेता है पूरी लाइन के साथ साथ। तो गेट और गेट लाइन का डिफरेंस आपका आउटपुट फाइंडिंग में आ सकता है काम। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट फाइल्स देख ली कैसे वर्क करती हैं, टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन करते हैं, उसके अंदर 2 ऑपरेशंस पढ़े हमने, रीड और राइट के, फिर टेक्स्ट फाइल को क्लोज करना होता है एक बार यूज़ कर लिया तो अब यही ऑपरेशन हमें पढ़ने हैं बाइनरी फाइल के ऊपर। तो बाइनरी फाइल क्या होती है हमारी, बाइनरी फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होती। ठीक है, जैसा वो मेमोरी में स्टोर्ड है एज इट इज़ वो फाइल में स्टोर्ड रहता है। तो ये रिजल्ट करता है कि जो फाइल होती हैं वो थोड़ा फास्ट होती हैं। ठीक है, हम उसको नहीं पढ़ सकते, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती क्योंकि मेमोरी के अंदर जो स्टोरिंग का पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, लेकिन प्रोग्राम उसको बहुत फास्टली पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि अब उसको कोई ट्रांसलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट उसको उठाना है और उसको सीधा वो पढ़ लेगा। तो बाइनरी फाइल्स पे कैसे वर्क करना है वो हम देखते हैं। तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग का तो सेम ही रहता है, जैसे कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्ट्रीम का, स्ट्रीम एफ डॉट ओपन, कोई भी फाइल है जैसे लेट्स सपोज डेट शीट, बस जो उसका फॉर्मेट होगा वो .txt की जगह .dat हो जाएगा, डेट। फिर जो भी हम मोड बताते हैं, बस उस मोड के साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये एक बाइनरी फाइल है। और फिर इन आउट, ये जो और वाला सिंबल होता है हमारा, ये लगाने के बाद हम कुछ भी बता सकते हैं आगे। और क्लोज करने का एग्जैक्ट वही रहता है, क्लोज और हमारे ब्रैकेट्स। यहाँ पर जो भी हम वर्किंग करेंगे, वर्किंग अभी सीखेंगे, तो इसमें एक ये डिफरेंस आ जाएगा और एक ये फॉर्मेट का डिफरेंस आ जाएगा। तो बाइनरी फाइल में भी 2 ऑपरेशन है हमारे, रीड और राइट।
तो कैसे करना है रीड और राइट? रीड और राइट के लिए हमारे पास इसमें दो फंक्शंस हैं, रीड और राइट। तो रीड और राइट करते क्या है, जैसे हमारा गेट था, गेट क्या करता था, एक बाइट रीड कर लेता था, और गेट की हमारी अदर फॉर्म और गेट लाइन क्या करती थी, जहाँ तक हम बोले उतनी बाइट्स रीड कर लेता था। तो रीड क्या करेगा, रीड हमारा कुछ बाइट्स को रीड करेगा, राइट हमारा कुछ बाइट्स को राइट कर देगा फाइल के अंदर। ठीक है, तो कुछ बाइट्स हमें बतानी पड़ेंगी, जैसे एफ डॉट रीड, और हम बताएंगे यहाँ पर कि हमें कितना रीड करना है, वो हम समझेंगे कैसे करते हैं। हमें राइट करना है तो एफ डॉट राइट, और यहाँ पर कुछ लिखेंगे, वो भी समझेंगे हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है एफ डॉट रीड केयर स्टार एम्परसेंट बफ इंट साइज ऑफ बफ। तो ये क्या है, इतना टेढ़ा मेढ़ा सा, तो ये देखते हैं क्या है। ज़्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सिंपल है, बस आपको एक एक चीज़ को सेपरेटली देखना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं रीड को थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ डिटेल्ड में। तो एफ डॉट रीड, फिर हमारा है केयर स्टार, उसके बाद एम्परसेंट ऑफ बफ, फिर साइज ऑफ बफ। तो हमारा रीड की स्टेटमेंट हो गई। अब इसमें देखते हैं कि ये केयर स्टार क्या है, एम्परसेंट बफ क्या है, साइज ऑफ बफ क्या है। तो केयर स्टार, अगर मैं सब बाकी सब हटा दूं, सिर्फ केयर स्टार के ऊपर ध्यान दूं, तो केयर स्टार हमारा क्या है, केयर स्टार हमारा करेक्टर पॉइंटर है। तो करेक्टर पॉइंटर, हमारा एम्परसेंट बफ क्या है, बफ हमारा बफर है, मतलब जिसके भी थ्रू हमारे राइट रीड करेंगे, जिसके भी थ्रू राइट करेंगे। यहाँ जैसे हमने वहाँ पर कोई भी करेक्टर लिया था, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा कोई, तो ये क्या है हमारा एड्रेस ऑफ बफर। साइज ऑफ एक हमारा ऑपरेटर है, क्या करता है, साइज बताया था बाइट्स में। ठीक है, कि उस चीज़ का बाइट्स में कितना साइज है, किस चीज़ का साइज निकालना है हमें, बफ का साइज यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, इन ब्रैकेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था टाइप कास्टिंग का एक क्वेश्चन आता है। तो टाइप कास्टिंग यहाँ पर हो रही है, कौन सी टाइप कास्टिंग हो रही है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। हम बता रहे हैं कि जो ये एंड परसेंट बफ है, बफ का जो एड्रेस है उसको टाइप कास्ट करके कन्वर्ट कर देना है करेक्टर पॉइंटर के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी टाइप कास्टिंग हो रही है, टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट वाली। तो रीड के अंदर दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, पहला तो जो हमें भेजना है उसका एड्रेस, ठीक है, और बाद में जाके वो टाइप कास्ट हो जाएगा करेक्टर पॉइंटर के अंदर, और हमारा साइज इन बाइट्स, किस चीज़ का, हमारे बफर का, यानी जो भी चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर रीड करना है, रीड करने के लिए हम उसको बता रहे हैं कि किस चीज़ के थ्रू रीड करना है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे रीड करते हो देखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट डलेगा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होकर ये जाएगा, वो वर्किंग नहीं समझनी है हमें, बस ये कन्वर्ट होगा करेक्टर पॉइंटर के अंदर। ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर, ये कन्वर्टेड टू करेक्टर पॉइंटर। दूसरा पैरामीटर क्या है कि हमें कितने बाइट्स रीड करके लाने हैं, उसमें से कितने बाइट्स लाने हैं, जितना इस ऑब्जेक्ट का साइज़ है। तो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, बफ जितना है, तो ये बफ साइज ऑफ बफ उतने ही बाइट्स रीड कर लाएगा। अब मान लो आपको पता है यहाँ पे बफ हमारा ऑब्जेक्ट होगा, आपको उस ऑब्जेक्ट का साइज ऑलरेडी पता है, तो आप उस ऑब्जेक्ट का साइज नॉर्मली भी डाल सकते हो। मान लो आपकी एक क्लास है, क्लास स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट के अंदर आपके एक इंट है, एक करेक्टर है, स्ट्रिंग है 10 की, और एक आपका फ्लोट है, और हमने यहाँ पर एस पास करा है, साइज ऑफ एस लिखा है। तो साइज ऑफ एस हमें वैसे भी पता है कितना है, 2 इंट का होता है, 10 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, तो 16। तो यहाँ अगर मैं 16 भी लिख दूंगा इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह मैं 16 भी लिख दूंगा तो भी ठीक चलेगा, क्योंकि साइज ऑफ बफ के डालता हमने साइज ऑफ एस का साइज कितना है, एस ऑब्जेक्ट में ये 3 ही है, इनका साइज ये है बाइट्स में। जो हम राइट करेंगे जब भी हमारा सेम ही सिंटैक्स रहेगा, बस रीड की जगह राइट आ जाएगा, और ये पैरामीटर एज इट इज कि हमें किसके थ्रू राइट करना है, क्या चीज़ राइट करनी है, ऑब्जेक्ट, ये सारे डेटा, और कितने बाइट्स की जगह चाहिए होगी मेमोरी में, उसके फाइल के अंदर कितनी मेमोरी चाहिए होगी इस डेटा को राइट करने के लिए, इतनी मेमोरी चाहिए होगी, या तो आप बता सकते हो, या फिर जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतनी मेमोरी चाहिए होगी। तो यहाँ पर आपका मीनिंग दे रखा है कि इसके अंदर एफ हमारा ऑब्जेक्ट है, रीड हमारा मेंबर फंक्शन है इस क्लास का, केयर स्टार यहाँ पर आपकी टाइप कास्टिंग हो रही है, बफर एंड ये आपका एड्रेस हो गया, और साइज़ ऑफ हमारा ऑपरेटर होता ही है जो भी इसके अंदर वेरिएबल डालेंगे उसका साइज़ बता देगा बाइट्स में,
और ये राइट में भी सेम होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब एक प्रोग्राम करते हैं कि ये राइट और रीड हमें कैसे यूज़ करने हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू। तो मैं खोलता हूँ टेक्स्ट एडिटर और फिर हम देखते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं fstream.h, उसके बाद हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट का, हमारा स्टूडेंट पे हम बहुत वर्क कर चुके हैं वैसे ही। इसके अंदर मान लेते हैं एक ही डेटा है या फिर दो मान लेते हैं क्लियरिटी के लिए। इसके कुछ मेंबर फंक्शंस भी बना देते हैं। इसके बाद लिखते हैं void main। मेन के अंदर एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम स्टूडेंट का, स्टूडेंट s बना लेते हैं, ठीक है। तो s के अंदर सबसे पहले हमें डेटा देना है, तो s डॉट गेट डेटा, तो ये हमारा इससे डेटा आ जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आ गया, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सारा डेटा हम फाइल के अंदर लेके जाएंगे। तो एक f स्ट्रीम, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं f से ओपन कर लेते हैं अपनी फाइल मान लेते हैं जो हमारी डेट शीट ही थी, डेट शीट डॉट। अब यहाँ पर txt नहीं लगेगा, txt हमारी टेक्स्ट फाइल हो गई, हम बाइनरी फाइल पे वर्क कर रहे हैं तो dat लगेगा। और आपको हमें बताना पड़ेगा कि एक बाइनरी फाइल है, तो ios bin और साथ में ios अपेंड कर लेते हैं ताकि डाटा ओवरराइट ना हो बाद में। तो फाइल खुल गई। अब हमें क्या करना है, f डॉट राइट, उसके अंदर में लिखना है। तो किसके थ्रू लिखना है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है s के अंदर डेटा आ चुका है यहाँ से s डॉट गेट डेटा से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले इसकी टाइप कास्टिंग कैर स्टार एड्रेस ऑफ s, जो हमारा स्टूडेंट है s। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है इसका, तो ये आ गया। और इसका साइज या तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 12 इंट का 2 और कैर का 10, या फिर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइज ऑफ s। और जब एक बार राइटिंग हो गई तो फाइल को क्लोज कर देंगे। तो हमने राइट का देख लिया है। अगर मैं रीड का देखूंगा तो वो भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो अगर मैं लिखता हूँ f डॉट रीड, ठीक है। अब रीड में जब कराऊंगा तो जो डेटा आएगा वो कैसा आएगा, उस डेटा के अंदर क्लास के सारे जो हमारे डेटा मेंबर है वो होंगे, सारे नहीं तो जितने हमें राइट कराने थे उतने होंगे, ठीक है। तो अब उन सबको लाके मेरे को स्टोर कराना पड़ेगा कहीं, जैसे हमने उस वक्त उसको कैरेक्टर में स्टोर कराया था क्योंकि वहाँ से कैरेक्टर आ रहा था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पूरी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जितना सामान है वो सारा एक साथ आ रहा है। तो स्ट्रक्चर के सामान को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर ही चाहिए मेरे को, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट से। तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं ये जो रीड वो डाटा इसको स्टोर कर पाऊँ। तो मैं बना लेता हूँ h हो गया। अब इसके अंदर मैं h पास कर दूंगा, %h साइज ऑफ h। तो वहाँ से जो भी डेटा आएगा रीडो के वो सारा का सारा h में आकर स्टोर हो जाएगा। और अब वो h के अंदर स्टोर हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सी आउट h डॉट डेटा एंड सी आउट h डॉट नेम, यहाँ पर हमारे दोनों सी आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था आपका, बस इसका सिंटेक्स आपको याद रखना है कि कहाँ पर टाइप कास्टिंग हो रही है। कैर स्टार कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैर स्टार %s साइज ऑफ s, ठीक है। यहाँ पे जब हमने h यूज़ करा तो कैर स्टार %h साइज ऑफ h। तो राइट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हमने उसमें डाला वो जाके उसमें लिख दिया जाएगा। राइट में क्या होता है, जो हमने ऑब्जेक्ट डाला वो डेटा आके उस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा।